गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हो आप बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 तक हमने जो डिस्कस किया था पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक हमने कवर किया था। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ को भी अच्छे से डिस्कस किया था और आज हम जो है न्यूमेरिकल वाला पार्ट लेंगे इसमें। तो ये जो न्यूमेरिकल है हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आप जब देखोगे, जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो ऐसे ही सवाल या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। या अगर कोई भी सवाल आ जाए लेकिन मैं आपका लेवल ऐसा राइज करूंगा कि कहीं से भी सवाल अगर आएगा तो आप उसको बनाकर ले जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब यहां पर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैंने थोड़ा सा बेसिक सवाल लिया है ताकि धीरे धीरे यहाँ पे आप देखो, एक का चार्ज है 2q, दूसरा का चार्ज ये हम लेंगे यहाँ पे, इसका चार्ज q है। तो हमें q चार्ज के ऊपर क्या करना है बेटा, नेट फोर्स निकालना है। तो q चार्ज पे कौन फोर्स लगाएगा, इसके अलावा कौन सा चार्ज है, ये 2q वाला चार्ज, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ऐसे क्यों ऐसे लगाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल। तो मैंने एरो सिर्फ इसके ऊपर क्यों दिखाया, क्योंकि मुझे इसी क्यू चार्ज के ऊपर जो है फोर्स निकालना है, ठीक है सर। तो ये कितना फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, आप बोलोगे सर के, इसका कितना मैग्नीट्यूड है q, इसका कितना मैग्नीट्यूड है 2q, डिवाइड बाय इनके बीच में कितना डिस्टेंस है r स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये बनेगा 2k(q²), 2 को बाहर निकाला, k q इंटू क्यू हो गया q² डिवाइड बाय r²। तो ये जो फोर्स है इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो इस सवाल को आप पहले स्क्रीन को पॉज करिए और इस सवाल को जो है आप पहले नोट करिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो यहां पे अब हम एक और सवाल यहां पे लेंगे, थोड़ा सा आप देखो, देखिए आपसे जो है क्वेश्चन में हमेशा लिखा होता है, काफी बार जो लिखा होता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, जिस बच्चे को पता नहीं होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, जो जो चीजें जरूरत होंगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। आप साइड में, जिस बच्चे को नहीं पता होगा, साइड में वो एक साइड लिखे कॉपी में, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड जो है वो बराबर होते हैं और उसके जो है तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पे लेते हैं, हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड बराबर है और तीनों साइड कितने हैं, एल एल लेंथ के हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ज Q रखा, जिसको भी हमने फिक्स रखा है, और दूसरा चार्ज Q इसको यहाँ पे रखा है हमने फिक्स करके, और यहाँ पे और एक चार्ज है, इसको भी हमने क्या रखा है, फिक्स करके रखा है। तो हमें इस चार्ज Q के ऊपर जो है नेट फोर्स निकालना है। हम किसी एक पे भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इस चार्ज के ऊपर जो है नेट फोर्स जो है उसको पूछ रहा हूं। तो आप बोलोगे इस चार्ज पे अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो इस चार्ज के बगैर और दो चार्ज है जो इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, जो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, फिर हम उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये चार्ज जो है, जब इस चार्ज को देखेगा, ये चार्ज भी पॉजिटिव, ये चार्ज भी पॉजिटिव, तो ये इसको इधर जो है रिपल करेगा। आप बोलोगे सर ठीक है, कितने फोर्स से रिपल करेगा, आप बोलोगे के, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस वाले का मैग्नीट्यूड Q, इस वाले का मैग्नीट्यूड भी कितना है Q, डिवाइड बाय इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, L²। तो अगर आप इसको देखोगे, ये हो गया KQ² डिवाइड बाय L², यानी कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, KQ इंटू Q हो गया Q² डिवाइड बाय L²। ये फोर्स जो है इस चार्ज पे इस वाले चार्ज ने लगाया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे और एक चार्ज है, ये भी तो फोर्स लगाएगा, हाँ। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसलिए ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। कितना फोर्स लगाएगा, आप बोलोगे सर के, दोनों का चार्ज Q है, तो Q² डिवाइड बाय इनके बीच में डिस्टेंस है L, तो L²। अगर आप देखोगे, इसने, इस चार्ज ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो है KQ² डिवाइड बाय L², और इस चार्ज ने जितना फोर्स इसके ऊपर लगाया वो भी KQ² डिवाइड बाय L², यानी कि दोनों चार्ज जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि दोनों फोर्सेस जो है उनका मैग्नीट्यूड सेम है। और मैंने क्या कहा था, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये आ गया हमारे पास KQ² डिवाइड बाय L², ये भी KQ² डिवाइड बाय L², ये भी KQ² डिवाइड बाय L², दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, और इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है।
तो आपको याद होगा मैंने आपको कल की जो क्लास थी उसके लास्ट में मैंने बोला था आपको, अगर दो वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अगर उनके बीच में एंगल 60 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट उनके बीचों बीच आएगा। ठीक है सर, हाँ रिजल्टेंट तो बीचों बीच आएगा, तो यहां से जो है रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैंने कहा था √3 टाइम्स होगा। कितना होगा, √3 टाइम्स KQ² डिवाइड बाय L²। जितना इनका मैग्नीट्यूड है उसका √3 टाइम्स जो होगा वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। देखो ये सवाल हम वैसे भी कर सकते हैं, आप पहले अंडर रूट लिखोगे KQ² प्लस KQ² प्लस 2AB, ये वाली फॉर्मूला भी आप इसमें लगा सकते हो। अंडर रूट पहले ये देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोलूंगा F1, इसको मैं बोलूंगा F2, तो फिर आप लिखोगे F1² प्लस लिखोगे F2² प्लस 2F1 F2 इंटू cos 60 डिग्री। लेकिन जब आप इतना टाइम लगाओगे एग्जाम में, इतना टाइम नहीं होता है, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। ये सवाल आपको 10 सेकंड है में कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपने इतना वहां करने बैठे आपको 1-1.5 मिनट लगेगा जो आपका टाइम पूरा वेस्ट कर देगा और आपको रेस से बाहर कर देगा। ठीक है, तो आपको बहुत तेज होना है और बहुत ट्रेन होना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कहां पे क्या अप्रोच हमें करनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आप पहले स्क्रीन को पॉज करिए और आराम आराम से इसको जो है आप नोट करिए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब जो है और एक क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अब हम ये वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस -q के ऊपर जो है अब हम हमें जो है नेट फोर्स निकालना है। इस बार हम इस -q चार्ज के ऊपर जो है नेट फोर्स निकालना चाहते हैं। -q चार्ज के ऊपर क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। आप बोलोगे सर ठीक है, तो अब देखो आप, जब ये चार्ज इस चार्ज के बगैर क्योंकि इस पे नेट फोर्स निकालना है, इसके बगैर दो चार्जेस है, तो आप बोलोगे जब ये चार्ज इसको देखेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हाँ, और कितने फोर्स के साथ करेगा अट्रैक्ट, के क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, KQ² डिवाइड बाय L², क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, L है। बहुत बढ़िया। और ये चार्ज है माइनस, ये चार्ज प्लस, तो ये भी इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कितने फोर्स के साथ, K, इसका भी Q यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो KQ² डिवाइड बाय L²। तो मैंने कहा था ये सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों एंगल बराबर है। ऑब्वियसली तीनों साइड जो, अगर तीनों साइड बराबर है तो ऑब्वियसली तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो आप फिर से अगर देखोगे ये भी KQ² बाय L², ये भी KQ² बाय L², दैट मींस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। दैट मींस जो रिजल्टेंट है वो इनके बीचों बीच आएगा। दैट मींस रिजल्टेंट वेक्टर यहां से आएगा √3 टाइम्स इनका मैग्नीट्यूड कितना था, KQ² डिवाइड बाय L², √3 टाइम्स KQ² डिवाइड बाय L² जो है इसका आंसर आएगा। इस वाले क्वेश्चन और इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ किसका फर्क आया, डायरेक्शन का। पहले रिजल्टेंट वेक्टर इधर आया था, अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है इस तरफ आ गया। देखा, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को चेंज किया और जो है इसका आंसर जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। ऐसे सवाल आते हैं बार बार। ठीक है, तो आप स्क्रीन को पॉज करिए और इसको नोट करिए। तो अब हम जो है और एक क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। देखो ये होता है जब हमने डायरेक्टली रिजल्ट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है आप डायरेक्टली रिजल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो आपको वहां पर बेसिक से भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन अब अगर हम डिस्कस करेंगे, हमें इस चार्ज Q के ऊपर जो है फोर्स निकालना है। इस चार्ज Q के ऊपर क्या निकालना है बेटा, फोर्स निकालना है। ठीक है, तो आप बोलोगे ये 3Q और ये Q, ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से ये इसको क्या करेंगे, इधर रिपल करेंगे और कितना फोर्स लगाएंगे, K, इसके ऊपर कितना चार्ज है, Q, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 3Q, हाँ सर, डिवाइड बाय L²। बहुत बढ़िया। तो अगर आप इस चार्ज के ऊपर देखोगे तो ये भी इसको रिपल करेंगे, इसके ऊपर कितना, पहले K, इसके ऊपर कितना चार्ज है, Q, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2Q, और डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, L²। क्या आपको यहां तक समझ आ गया? बहुत बढ़िया। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो अगर हम इनको, मैं इसको यहां पे बनाऊं तो Q चार्ज पे ऊपर एक तो इस तरफ आया K, ये 3 को मैं बाहर लिखूंगा, ये आ गया 3 बाहर, ठीक है, और ये हो गया K Q इंटू Q यानी कि KQ² डिवाइड बाय इनके बीच में रहेगा L²।
ठीक है, और ये वेक्टर मैं यहां पे बनाता हूं, ठीक है। हाँ, तो 2 आएगा बाहर, हाँ, और आएगा k, q इंटू क्यू हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और इनके बीच में कितना एंगल है 60 डिग्री। तो अगर मैं के क्यू स्क्वायर को, क्योंकि अब मुझे ये जो है रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है, अब बार बार मैं इतनी चीज लिखूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर को एफ मानूंगा, यानी कि ये क्या बनेगा फिर 3f, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट एफ को हमने क्या माना है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, यानी कि इतनी चीज को एफ हमने माना है, ठीक है। तो ये 3f है। अगर आप देखोगे ये भी क्या है, यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह भी मैं f लिख सकता हूँ, तो दैट मींस यहाँ पे 2f है। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास इधर तो 3f फैक्टर बच गया, और इधर हमारे पास 2f फैक्टर बच गया, और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो आपको बिल्कुल पता होगा जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, अंडर रूट ऑफ, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ये होता है इनके बीच में कितना एंगल है, दो फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है, ठीक है। f1 के बदले में यहां पे क्या लिखूंगा, 3f का होल स्क्वायर, प्लस f2 के बदले में लिखूंगा 2f का होल स्क्वायर, प्लस 2 f1 के बदले 3f, और f2 के बदले हम लिखेंगे 2f, और cos 60 होता है 1/2, ठीक है। ये 2 और 2 हो गया कैंसिल, ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 9, एफ स्क्वायर तो एफ स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एफ स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6, एफ इंटू एफ हो गया एफ स्क्वायर। तो अगर आप इनको करोगे कैलकुलेट, तो ये हो गया 9 और 4 हो गया 13, यानी कि 19 एफ स्क्वायर, 19 एफ अपना रूट काटेगा, तो अंडर रूट 19 एफ, और एफ की वैल्यू क्या रखी थी हमने, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 19 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। तो ये जो है इसका आंसर आएगा। तो अब मैंने जो है आपको दोनों टाइप के सवाल दिखाए। कभी कभी सवाल बहुत सिंपल होता है तो डायरेक्टली रिजल्ट लगेगा, जैसे यहाँ पे दोनों, अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम आ गया तो हम वहां पे जो है डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल किया, जैसे दोनों अभी आए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, दोनों फोर्सेस बराबर आ गए थे, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एंगल 60 था, तो हमने डायरेक्टली बोल दिया रूट 3 टाइम्स है। लेकिन इस सवाल में जो इसने मैग्नीट्यूड थोड़े चेंज किए, तो यहां पर हमें बेसिक से जाना पड़ा, यानी कि आपको तैयार रहना है। कभी कभी सवाल थोड़ा लंबा हो सकता है तो आपको बेसिक से जाना है, तो कभी कभी क्या होता है डायरेक्टली सिंपल सवाल आता है तो आपको वहां पे बहुत तेजी से निकालना है रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, बहुत बढ़िया। तो इसको आप नोट करिए अच्छे से, तो फिर हम और एक क्वेश्चन जो है यहां पे डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे ये नहीं सोचेगा कि इतना टाइम लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, नहीं, ये मैं आपको समझा रहा हूं, जब एग्जाम में करेंगे तो आप बहुत तेज हुए होंगे, तब आप इसको ही, इसी क्वेश्चन को हार्डली 50 से 60 सेकंड में निपटा कर चले जाओगे। ठीक है, तो अब जो है हम और एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, किसी भी एक चार्ज पे, चलो हम एज्यूम करते हैं, चलो इस वाले चार्ज पे भी निकालते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इस चार्ज पे निकालते हैं। तो अगर हमें इस चार्ज के ऊपर जो है फोर्स निकालना है, तो हमेशा देखना है इसके बगैर कितने चार्ज है, 1 2 और 3, इसके बगैर कितने चार्ज है, 3 चार्ज। तो ये चार्ज, ये देखो, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो दैट मींस ये इसको रिपल करेगा। कितने फोर्स के साथ रिपल करेगा, आप बोलोगे सर के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू क्यू, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ये एल 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 मानते हैं हम, ठीक है, और डिवाइड बाई होगा एल स्क्वायर। इतना समझ आ गया, ठीक है। तो सर आप बोलोगे बिल्कुल आसान है, तो ये भी तो इसको रिपल करेगा, हाँ, कितने फोर्स के साथ, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। लेकिन यहां पर बच्चे जो है बस इतना बोल के बोलते हैं इनका ये दोनों वेक्टर जो है 90 डिग्री पे रूट 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। लेकिन आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, कहां पे गलती कर रहे हो, क्योंकि आप इस वाले क्यू को तो भूल ही गए, आपने इसकी वजह से ये फोर्स बोला और इसकी वजह से ये वाला फोर्स बोला, लेकिन ये जो चार्ज क्यू है इसका फोर्स भी तो हमें लेना है, दैट मींस अब हमें ये वाला फोर्स भी जो है लेना है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है याद रखना, अगर ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, तो डायगोनल की लेंथ होती है रूट 2 टाइम्स एल। कितनी होती है, रूट 2 टाइम्स एल। ठीक है सर,
डायगोनल की लेंथ होगी √2 टाइम्स एल, तो ये प्लस ए प्लस दोनों इसको रिपल करेंगे। और याद रखना ये जो है हमेशा बीचों बीच जो है ये वाला वेक्टर हमें जाएगा, ठीक है। और कितना फोर्स होगा इसका, आप बोलोगे के, इसका कितना चार्ज है क्यू, उसका भी चार्ज क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस है √2 एल का होल स्क्वायर। यहां पे गलती होती है, एल स्क्वायर नहीं लिखना है, ठीक है। रू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई √2 एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे ये हमें आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई √2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ये बनेगा 2l का स्क्वायर बनेगा l स्क्वायर के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2l स्क्वायर। तो अगर हम फिर से मानेंगे इसको के क्यू स्क्वायर बाई l स्क्वायर को हम मानेंगे f, क्या मानेंगे हम f मानते हैं, ठीक है। तो फिर ये भी f हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर, इसको मैं क्या मानूंगा f, तो ये बन गया f बाई 2। क्लियर हो गया। अगर पहले आप देखोगे सबसे पहले इस वेक्टर और इस वेक्टर को अगर मैं ऐसे बनाऊं तो क्या वेक्टर इधर लग रहा है और ये दूसरा वेक्टर भी इधर लग रहा है, क्या ये दोनों वेक्टर जो है सेम है और इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, हाँ सेम है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो आप बोलोगे सर इनका रिजल्टेंट तो बीचों बीच आएगा और वो रिजल्टेंट होगा √2 टाइम्स एफ, ठीक है। ये आ गया इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट, लेकिन इसके बावजूद ये फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है। आप बोलोगे हाँ सर, तो ये फोर्स कितना लग रहा है F/2 लग रहा है, F/2। तो रिजल्टेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो मैं इनको ऐड करूंगा तो जो है रिजल्टेंट फोर्स जो है आ गया यहाँ पे √2F प्लस में आ गया F/2, ठीक है। तो अगर मैं F कॉमन निकालूंगा अंदर बचेगा √2 प्लस 1/2। देखो इसको F बाहर निकाला, ये √2 बचा, इसको भी F बाहर निकाला, ये 1/2 बच गया। F की वैल्यू हमने क्या मानी थी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, अंदर बचेगा √2 प्लस 1/2। तो ये हमें जो है रिजल्टेंट फोर्स जो है यहाँ पे मिल जाता है। आई होप ये आपको अभी तक क्लियरली अच्छे से समझ आ गया होगा। ये तो है इसको एक तरीका जो है, इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसको दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन वो मैं आपको अब दूसरे क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमेशा याद रखना जो हमने ये दो एक ही डायरेक्शन में इसलिए आए क्योंकि जो यहाँ पे चार्ज था और जो यहाँ पे चार्ज था अगर वो सेम होगा तो ही हम ऐसे कर सकते हैं, तो ही हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे चार्ज बदल दिया या यहाँ पे चार्ज, ये दो चार्ज अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड के होंगे तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो फिर आप इनको डायरेक्टली यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हो। तो सर हम उसको कैसे करेंगे, तो वो मैं अब आपको इसके पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं दिखाऊंगा फिर हम कैसे करेंगे। अगर वैसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट किया, आई होप आपने इसको जो है नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं अगर वैसा नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये था सवाल, ठीक है। यहां पर Q है, यहां पर भी Q और यहां पर भी हमने Q माना, आराम से देखिएगा। ये लेंथ L, ये L और ये भी L है। तो इस चार्ज के ऊपर हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो आपने क्या बोला, ये चार्ज इसको रिपल करेगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। इतनी तेजी से आप एग्जाम में करोगे, ठीक है। तो ये इसको इधर रिपल करेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये तो हमेशा सेम रहेगा, ऐसे ही आपको करना है। और ये जो है ये डिस्टेंस होगी √2 टाइम्स एल, तो ये भी क्यू चार्ज, ये भी क्यू, दोनों सेम नेचर के, तो इसलिए ये भी रिपल करेगा। याद रखना ये हमेशा इससे भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा और इससे भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा। याद रखना रिजल्टेंट हमेशा जो इस वाले वेक्टर की वजह से होगा, इस वाले फोर्स की वजह से होगा, वो हमेशा इनके बीचों बीच होगा और दोनों के साथ, इस लाइन के साथ भी जो है 45 डिग्री बनाएगा और इस लाइन के साथ भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। हाँ सर, और ये कितना होगा, आप बोलोगे ये तो आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई √2 एल का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद ये आता है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एल का होल स्क्वायर। समझ आ गया इतना, ठीक है। तो अब जो है जब भी हम वेक्टर को लिखते हैं तो हम उसको एक्स और वाई के टर्म में लिखते हैं। देखो ये फोर्स जो है ऑलरेडी वाई डायरेक्शन में है,
ठीक है। और ये फोर्स ऑलरेडी किधर है, एक्स डायरेक्शन में है, तो लेकिन ये फोर्स तो बीचों बीच है, नए एक्स में नए वाई में है, दैट मींस हमें इसको क्या है तोड़ना पड़ेगा, एक्स और वाई में तोड़ के इसको जो है सिर्फ हमेशा जो है हम वेक्टर को लिखते हैं एक्स वाई और जेड के कंपोनेंट्स के टर्म्स में, ठीक है। तो ये आपको पूछा पूरा समझ आ जाए, उससे मैं आपको बताऊंगा जब भी हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होते हैं तो हम उसको आई कैप लिखते हैं, और अगर नेगेटिव में होंगे तो माइनस आई कैप लिखते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, तो अगर हम ऊपर वाली डायरेक्शन में होंगे वाई एक्सिस में तो उसको जे कैप लिखते हैं, और अगर नीचे की तरफ होंगे तो माइनस जे कैप का जो है साइन उसके साथ आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर लिखना चाहूंगा, जो है रिजल्टेंट वेक्टर पूरा अगर हम लिखना चाहेंगे, सबसे पहले आप देखो ये कहां है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, ये पीछे है या आगे है, ये पीछे है, तो अगर पीछे होगा तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस के क्या आएगा, तो पहले मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस आई कैप की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। हाँ सर, अब हम देखते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे हम, और ये वेक्टर क्या है, पूरा का पूरा वेक्टर किधर है, नीचे की तरफ, पूरा का पूरा वेक्टर किधर है, नीचे की तरफ है, शाबाश। तो ये भी आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, इसके साथ क्या आएगा, आप बोलोगे नीचे की तरफ आपने बोला तो माइनस जे कैप साथ में लगाना है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप माइनस जे कैप, ठीक है। ये दोनों में तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब ये वेक्टर जो है ये तो बीचों बीच है, दैट मींस इसके कंपोनेंट निकालने होंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो अगर मैं इसका एक कंपोनेंट इधर लूंगा, ठीक है, तो वो क्या आएगा, तो इसके इसके साथ कितना एंगल है, 45 डिग्री, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा। अगर मैं इसको देखो, इसका प्लस यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आएगा ना इधर, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस किया, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर इनटू कॉस कितना एंगल है, 45 डिग्री, एक कंपोनेंट जिसके साथ एंगल लिया 45, तो दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा साइन के साथ 45, प्लस एक कंपोनेंट देखो ये ऐसे था, एक कंपोनेंट इधर किया cos 45, इधर आएगा एक कंपोनेंट के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर इनटू साइन 45, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर इनटू में आएगा साइन 45 डिग्री। इतना क्लियर हुआ, आपको पता होना चाहिए साइन 45 हो या cos 45 हो, दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, तो दैट मींस इन दोनों को फिर हम ऐड करेंगे। तो ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, आप इनको सबसे पहले ऐसे ब्रेक करें, ये जो है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर यहाँ था, और यहाँ पे के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर था, फिर ये जो बीच वाला वेक्टर था उसको यहाँ तोड़ा, उसका कंपोनेंट ये, और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ आएगा। अब आप देखो पीछे की तरफ क्या लग रहे हैं हमारे पास, ये दो चीजें, तो इनके साथ क्या लिखेंगे, अब हम जो है रिजल्टेंट वेक्टर को डायरेक्टली लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पीछे क्या क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है हमारे पास के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर इनटू साइन 45 कितना था 1/√2, ठीक है, प्लस और क्या लग रहा है पीछे की तरफ, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, और ये दोनों किधर लग रहे हैं, पीछे लग रहे हैं, इसीलिए इनके साथ आएगा माइनस आई कैप का साइन, ठीक है, प्लस ये दोनों कहां लग रहे हैं, ये और ये दोनों किधर लग रहे हैं, नीचे की तरफ लग रहे हैं, ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर साइन 45 का मतलब 1/√2 होता है, प्लस और ये भी तो पूरा नीचे लग रहा है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, और ये किधर लग रहे हैं, नीचे, तो अगर नीचे होंगे तो माइनस जो है जे कैप यहाँ पे हम लगाएंगे। आई होप ये जो है आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब आप बोलोगे ये तो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन याद रखना ये आपको तब करना है जब इधर और इधर जो है चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, हमेशा याद रखना। अगर आपको इसमें निकालना है तो इसके एडजेसेंट जो चार्ज है अगर उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, तो फिर आपको ऐसे ही करना होगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन को जो है गलत कर ले जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों चार्ज सेम है तो फिर वैसे ही करिएगा जैसे मैंने इससे पहले किया था, समझ आ गया, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा सो दैट आपको ये क्लियरली अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो अभी हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, तब तक स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करिए। हाँ, तो अब देखो,
अगर आपको इस टाइप का चार्ज आता है और क्वेश्चन आता है तो आपको अगर बोलेंगे इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो है आप नेट फोर्स निकालिए, तो मैंने क्या बोला, अगर आपको इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है तो सबसे पहले आप देखो इसके एडजेसेंट चार्ज जो है 4q है और इधर से जो चार्ज है वो 3q है। दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। दैट मींस आपकी घंटी बजनी चाहिए और आपको समझ आना चाहिए। ये क्वेश्चन जरूर मुझसे गलती करवाएगा। अगर मुझे उस गलती से बचना है तो मुझे बेसिक से करना होगा। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप गलती कैसे कर सकते हो। बच्चा देखो क्या सोचता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो इसमें रिजल्ट बार बार हमें यूज होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर हमारे पास दो वेक्टर होंगे, ठीक है, और अगर एक वेक्टर होगा 3f और दूसरा वेक्टर अगर हमारे पास होगा 4f, 3 और 4 का रिजल्टेंट अगर वो 90 डिग्री पे होंगे तो उनका रिजल्टेंट कितना है, 5f आता है। कितना आता है, 5f। याद रखना 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना आता है, 5f आता है। ठीक है, 5f आता है और जो बड़ा वाला वेक्टर होगा उसके साथ जो है छोटा एंगल होता है। बड़े वाले वेक्टर के साथ छोटा एंगल होगा, यानी कि वो होगा 37 डिग्री, और जो छोटा वाला फोर्स होगा उसके साथ ये एंगल बनाता है 53 डिग्री। ये आपने क्लास 11th में वेक्टर में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बताता हूं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आप देखो, अगर अब हम जो है इस चार्ज क्यू पे जो है फोर्स निकालना है, अगर आप देखोगे ये यहाँ पे 4q है और ये प्लस q है, तो आप बोलोगे सर इसको तो नीचे लगेगा 4। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं, या डायरेक्टली पहले देखिए आप कि इसके ऊपर चार्ज है q, उसके ऊपर चार्ज है 4q, डिवाइड बाई इनके बीच में डिस्टेंस जो है l आप ले लीजिए, डिवाइड बाई l स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखोगे 4 बाहर आएगा तो ये बनेगा 4kq स्क्वायर, 4kq स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर, 4kq स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3q जो है ये भी इसको इधर रिपल करेगा, ये भी इसको इधर रिपल करेगा। कितने फोर्स के साथ, आप डायरेक्टली लिखना सीखिए आप 3, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 3 है, k दोनों का मैग्नीट्यूड q हो गया q स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर। देखो ये 4q स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर, ये 3q स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर। तो अगर मैं इसको क्या मानूंगा, 3 अगर मैं इसको kq स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर को f मानूंगा तो क्या ये होगा 3f। ठीक है, इसको मैंने f माना, तो ये कितना होगा, फिर ये होगा 4f। इतना समझ आ गया, ये होगा 4f। ठीक है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, ये 3f ये 4f, इनका रिजल्ट तो डायरेक्टली उनको याद होता है और वो बोलते हैं ये आएगा 5f, ये आएगा बीच में 5f। यहां तक भी ठीक है, चलो मैं मानता हूं। फिर वो बोलेंगे और ये जो है इसके अभी, क्योंकि इसका तो अभी हमने लिया नहीं, तो आप इसका देखते हैं हम, क्योंकि ये अगर l है, ये डिस्टेंस भी l है, तो ये कितना होगा, बहुत बढ़िया, ये होगा √2l, √2l। तो ये भी इधर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, k, इसका मैग्नीट्यूड है 4q, इसका कितना चार्ज है q, डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस है √2l का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा आगे लिखता हूं, 4 आएगा बाहर, k q इंटू क्यू हो गया q स्क्वायर डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर हो गया 2, l का स्क्वायर हो गया l, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, ये यहां पे आएगा 2k q स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर। तो अगर आपको याद होगा k q स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर हमने यहां f माना है, तो ये आ जाएगा 2f, ये आता है 2f। तो बच्चा क्या बोलता है, ये 3f, ये 4f और ये 2f, वो बोलता है इस 3f और इस 2f का जो रिजल्टेंट है बीचों बीच आएगा 5f, और प्लस ये 2f भी इसी तरफ आ रहा है, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट है वो आंसर देता है 5f प्लस 2f, तो आंसर देता है 7f। 7f के बदले वापस वो डालता है kq स्क्वायर डिवाइड बाई l स्क्वायर, और ये क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जब भी 3 और 4 का रिजल्टेंट जो है वो बीचों बीच नहीं जाता है। अगर यहां पे भी q होता, यहां पे भी q होता, तो रिजल्टेंट बीचों बीच आता 45 डिग्री में, तो आप ऐसा कर सकते थे। अगर यहां 2f होता तो भी रिजल्टेंट बीचों बीच, अगर 4f तो भी बीचों बीच, यानी कि अगर ये दोनों चार्ज अगर सेम होते हैं, अगर ये दोनों चार्ज सेम होते हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर ये चार्जेस अलग अलग हुए तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप रिजल्टेंट जो है वो बीचों बीच नहीं आएगा। सर फिर रिजल्टेंट कैसे आएगा, इसको आप नोट करिएगा फिर काट दीजिएगा, आप लिखना मिस्टेक ये जो हम कर सकते हैं। देखो असल में क्या होगा, या मैं यहां पे पहले समझाऊंगा। देखो क्या होता है, ये इधर जो है हमें फोर्स मिला था 3f
और नीचे जो फोर्स मिला था वो कितना मिला था 4F। इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, हमेशा रिजल्टेंट 3 और 4 में कौन बड़ा है? आप बोलोगे 4 बड़ा है। क्या है बड़ा है? 4। तो रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर की तरफ जो है झुका हुआ होता है। दैट मींस इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जो हमारे पास 5F, वो बिल्कुल सही है। इनका रिजल्टेंट जो है वो आएगा 5F, और वो छोटे वाले वेक्टर के साथ जो है 37 डिग्री एंगल बनाएगा, और इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? 53 डिग्री। ठीक है। और इसकी वजह से जो फोर्स आया था, जिसका मैग्नीट्यूड हमें 2F मिला, वो जो है बराबर बीचों बीच निकलेगा। 2F किधर निकलेगा? एकदम बीचों बीच। तो वो तो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। दैट मींस ये जो 8 डिग्री है वो इनके बीच में डिफरेंस रही ना। लेकिन अगर ये दोनों बराबर होते, अगर ये भी 3F ये भी 3F, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आते, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जब होते, तो हम उनको जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहां ये इधर 2F है और 3F इधर है, इनके बीच में एंगल कितना है? 8 डिग्री। दैट मींस अब हम इनको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। दैट मींस ये कॉम्प्लेक्स हो गया। दैट मींस हमेशा अब हम इस तरीके से नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो है मैं यहाँ पे बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मानो मैंने 20 लेक्चर पढ़ा है और क्वेश्चन इस पे आ गया तो क्या फायदा होगा? अगर मैं आपको यहाँ पे ये आधा घंटा अगर ये मांग रहा है तो मैं इसको आधा घंटा पूरा दूंगा, ताकि मैं इसको आराम से एक्सप्लेन करूं, आप क्वेश्चन को जो कर ले जाएं, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। तो इसलिए मुझे हर एक बात का जो है ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है। तो फिर हम कैसे करेंगे? वैसे ही जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया, बेसिक कंपोनेंट लेके बात खत्म। कंपोनेंट लेके आप करोगे, आप देखोगे अभी ये बहुत जल्दी जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इसको आप नोट करिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कंपोनेंट से इस सवाल को हम कितनी जल्दी जो है वो कर सकते हैं। देखिए, हाँ, तो इसकी वजह से जो है इधर फोर्स लगेगा 3k² डिवाइड बाय l स्क्वायर। तो k² डिवाइड बाय l स्क्वायर को हम f मानेंगे, तो इधर लगेगा 3f। उसी तरीके से इधर लगेगा फोर्स 4k² डिवाइड बाय l स्क्वायर, तो उसको हम क्या मानेंगे? 4f। और एक यहाँ पे बीच से आएगा इसकी वजह से, तो उसको हमने सॉल्व किया था, या फिर फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? k, उसका मैग्नीट्यूड 4q और इसका मैग्नीट्यूड q डिवाइड बाय √2l का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद वो हमारे पास 2f के बराबर आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद है, ये इसके साथ भी क्या बना रहा है? 45। ये इसके साथ भी क्या बना रहा है? 45। आप किसी भी एक के साथ कॉस वाला कंपोनेंट लीजिए, किसी एक के साथ साइन, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों वेक्टर जो है एक जैसे हैं। ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये जो वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट हम इधर निकालते हैं। ठीक है। तो ये कितना है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2f। और इसका एक कंपोनेंट इधर निकालेंगे cos 45 डिग्री। ठीक है। तो एक कंपोनेंट इसका इधर निकलेगा। ठीक है। हाँ, तो उसको प्लस करेंगे, वो आएगा 2f sin 45 डिग्री। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप बोलोगे इसके साथ कंपोनेंट लेंगे cos 45, फिर उसके साथ sin 45, तो फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो अब रिजल्टेंट वेक्टर जो हम लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा? ठीक है। ये देखो, ये दो फोर्सेस कहां लग रहे हैं? आगे की तरफ लग रहे हैं। तो मैंने बोला जब भी आगे की तरफ लगेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर ये लगेंगे, तो इनके साथ प्लस आई कैप आता है। तो आप बोलोगे 3f, f के बदले अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा k² डिवाइड बाय l स्क्वायर प्लस 2f के बदले k² डिवाइड बाय l स्क्वायर। और ये दोनों जो है आगे लग रहे हैं, इसीलिए इनके साथ जो है आई कैप का साइन आएगा। प्लस ये दोनों वेक्टर कहां लग रहे हैं? नीचे लग रहे हैं। ये दोनों वेक्टर किधर लग रहे हैं? नीचे लग रहे हैं। तो मैं लिखूंगा 4f के बदले k² डिवाइड बाय l स्क्वायर प्लस मैं लिखूंगा 2f के बदले हम लिखेंगे k² डिवाइड बाय l स्क्वायर, और ये नीचे लग रहा है इसलिए माइनस j कैप जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर यहां से डायरेक्टली आ गया। ठीक है। तो आप हमेशा जो है जब भी यहां पर, तो मैं आपको सिंपल तरीके, जो मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो बात अगर आप याद रखोगे तो आपसे जो है कोई भी सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। याद रखना, जब भी ऐसा स्क्वायर वाले टाइप में या रेक्टेंगल वाले टाइप में अगर आपको जो है ऐसा सवाल मिलता है, ध्यान से सबसे पहले देखना जिस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है उस चार्ज के एडजेसेंट जो चार्ज दो लगे हुए हैं, अगर वो सेम है, अगर वो क्या है? सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो दैट मींस
तो फिर आप डायरेक्टली वो जो मेथड है आप डायरेक्टली उसको कर सकते हो। लेकिन अगर वो अलग अलग दिखे तो फिर आपको कंपोनेंट लेके उनको सॉल्व करना है, तो फिर उनको कंपोनेंट लेके सॉल्व करना है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो फिलहाल आप इसको नोट करिए, तब तक फिर हम और 2-3 सवाल लेते हैं। हाँ, तो अब हम ये सवाल लेंगे। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले अगर आपको लेक्चर अभी तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान सवाल है, आपने कहा इस चार्ज के ऊपर हमें इस चार्ज के ऊपर जो है नेट फोर्स निकालना है। तो आप बोलोगे ठीक है, इस चार्ज के एडजेसेंट एक तो ये चार्ज है और ये चार्ज है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दैट मीन इसमें कोई भी खतरा नहीं है, हम बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आप बोलोगे ठीक है, ये चार्ज जो है इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, इसका चार्ज कितना है 4, तो 4 को पहले ही बाहर लिखेंगे कि इसका चार्ज कितना है Q, इसका चार्ज था 4Q, 4 बाहर आ गया डिवाइड बाय, और इनके बीच में जो है x का स्क्वायर आएगा क्योंकि इनके बीच में x है, तो ये आ गया 4KQ स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर। KQ स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर को मैं f मानूंगा, तो इधर लगेगा फोर्स 4 है। ठीक है, तो आप बोलोगे ये भी इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही है, तो ये भी लगाएगा 4KQ स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, दैट मींस इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया 4f। ठीक है, तो ये चार्ज जो है अगर ये है x, ये x, तो ये आ जाएगा x रूट 2, तो आप बोलोगे ये भी बीचों बीच आ जाएगा और इसका रिजल्टेंट होगा कि इसका चार्ज Q, इसका चार्ज BQ है और इनके बीच में x रूट 2 की जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ये मिलेगा आपको KQ स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होता है इनटू x स्क्वायर, KQ स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर को हमने f माना है, तो ये मिल जाएगा f बाय 2। तो आप सीधे बोलोगे इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये भी 4f, ये भी 4f, दोनों वेक्टर एक जैसे है और इनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा 4f रूट 2, 4f रूट 2। तो आप बोलोगे सीधे जो है रिजल्टेंट कितना आएगा, एक तो इधर क्या लग रहा है f बाई 2 लग रहा है प्लस, और ये कितना लग रहा है 4f रूट 2। तो आप f बाहर निकालोगे तो इधर बचेगा 1 बाई 2 प्लस यहाँ पे बचेगा 4 रूट 2। तो बहुत जल्दी जो है ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अगर अलग अलग होंगे तो पहले वाले मेथड से आपको करना है, और अगर ये इस तरीके के होंगे तो फिर आपको जो है बहुत आराम से ऐसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक। अभी आप इनको जो है नोट करिए पहले। तो अब हम देखते हैं जो लिमिटेशंस है कूलम्स लॉ की। तो आपसे पूछा जा सकता है, बोर्ड्स वगैरह में इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ क्या होती है, तो वो पूछा जाता है। अदरवाइज आपको थोड़ा पता होना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। तो कूलम्स लॉ जो है इसकी सबसे पहली लिमिटेशन जो है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होता है, जो मैंने आपको समझाया भी था पहले, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट चार्ज है और दूसरा पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में कितना कूलम्बिक फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वो मैं बता सकता हूं। लेकिन अगर एक पॉइंट चार्ज है और ये एक रॉड है तो मैं अब नहीं बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं इनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ की वजह से नहीं बोल सकता हूं। दैट मींस अब जो है कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। इसीलिए हम जो देखते हैं रॉड के लिए हम अलग डेरिवेशन करते हैं, रिंग के लिए अलग करते हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए अलग करते हैं। दैट मींस वो जो है कंटिन्यूअस बॉडीज है, एक्सटेंडेड बॉडीज है, वहां पर जो है हम डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्टली जो है कूलम्ब्स लॉ को वहां अप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं उनमें कूलम्ब्स लॉ, लेकिन अगर वो बहुत दूर होंगे, अगर डिस्टेंस यानी कि उनके बीच में इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि अगर हम उनको एक दूसरे को देखना चाहे तो एक चार्ज से दूसरा चार्ज पॉइंट दिखे और वो भी इसके रेस्पेक्ट में क्या दिखे, पॉइंट ही दिखे, तो हम लगा सकते हैं। और अगर मैंने ये रॉड रखी और इसके बहुत नजदीक एक पॉइंट रखा तो फिर मैं कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकता हूं। कब लगा सकता हूं, अगर मैंने इसको यहां रखा और यहां से 3 किलोमीटर दूर मैं दूसरे चार्ज को रखूंगा तो फिर मैं डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ लगा सकता हूं, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे पॉइंट जैसा ही दिखेगा, याद रखना। ठीक है, ये रिलेटिव टर्म्स होती है। ठीक है, समझ आ गया? तो क्लियरली आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है। समझ आ गया? ये एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए वैलिड नहीं होता है, वो मैंने यहां पे लिखा है।
सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। और जो है कूलम्बस लॉ हम तभी लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये दो चार्ज है, अगर ये दोनों रुके हुए तो कूलम्बस लॉ लगा सकते हैं, दो में से अगर एक चल रहा है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों चार्जेस चलने लग गए तो फिर हम कूलम्बस लॉ नहीं लगा सकते हैं। याद रखना, कूलम्बस लॉ को तभी लगा सकते हैं जब दोनों चार्ज या तो रेस्ट पे हो या दो में से एक चार्ज रेस्ट पे हो। अगर दोनों मोशन में है तो फिर हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, वैलिड ओनली बोथ चार्जेस आर रेस्ट और वन चार्ज इज रेस्ट एंड दूसरा चार्ज जो है वो चल रहा होगा। नॉट वैलिड अगर दोनों ही चार्जेस ने क्या किया, अपना मोशन जो है स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यहां तक आई होप आपको जो है बहुत क्लियरली जो है चीजें समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर जो है बीच में जो क्वेश्चन जो है बहुत आराम से एक्सप्लेन कर रहा था मैं, तो आप जो है कमेंट में बताइएगा कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो अगर वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। जितना मुझे लगेगा आपको ज्यादा समझ आ रहा है तो मैं उतना लेवल जो है और उठाता चलूंगा। ठीक है, तो ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए।